अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए चना की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती, धान की कटाई, गहाई और सुरक्षित भंडारण पर जानकारी। अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए कैसे करें पशुओं की नस्ल सुधार। रबी मौसम में चने की खेती हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन इसकी औसत उपज अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। जिसके कारणों की अगर बात की जाए तो उसमें एक तो अच्छी किस्म के बीज का चुनाव ना करना है और दूसरा खेती में वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में ना लाना है। तो चना की अधिक उपज देने वाली कौन कौन सी किस्में हैं और इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक एक्सपर्ट। और जैसा कि अभी आप जानते हैं, आप लोगों ने सभी ने सोयाबीन की फसल काट ली है और अभी जो हमारे पास नमी है भूमि में उसका उपयोग करना है हमें। जिन किसानों के पास पानी की कमी है उनको खास करके जो संचित नमी के आधार पर ही अपनी रबी की फसल लेना है। जिन किसानों के पास 1 या 2 पानी है तो वो जो है चने के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, चने की खेती के लिए आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। तो चने की खेती क्षारीय भूमि को छोड़कर अतिरिक्त सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। मध्यम से भारी भूमि इसके लिए उपयुक्त पाई जाती हैं। खरीफ फसल कटाई के उपरांत हल या ट्रैक्टर से जुताई कर बखरनी की जावे। यदि ढेले बहुत बड़े हों तो पलेवा देकर जुताई करें तथा बाद में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लें, जिससे नमी संरक्षित रहती है। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो चना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 15 से 22 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को भूमि की अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। उसके बाद रासायनिक उर्वरक प्रबंधन में चने में अगर हम देखें तो नत्रजन 20 किलो, स्फूर 60 किलो और पोटास 20 किलो। साथ में हमको जो है जिंक 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना पड़ेगा। इसमें जो है जो हमारी जातियां हैं उनको लेना बहुत जरूरी है। जो नई नई जातियां हैं, एक तो JG 6 और JG 11। जिन किसानों के पास पानी की बहुत ही कमी है वो JG 16 नाम की एक जाति आती है, उसको लगाएं। ये जो है छोटे दाने की होती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जातियां हैं देसी जातियां हैं। काबुली में 3 जातियां अभी नई आई हैं, एक RVS 1, RVS 2 और RVS 3। ये काबुली चने की जातियां हैं, ये अभी नई निकाली गई हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी अनुशंसा की गई है। तो ये जातियां जो अनुशंसित हैं, इनका अगर किसान भाई उपयोग करते हैं, लेते हैं, तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। चने की बुवाई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का होता है। देरी से बोनी की स्थिति में दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक भी चने की बोनी की जा सकती है। देरी से बोनी करने के लिए कम अवधि की किस्मों का ही चुनाव करें। अब आइए बात करते हैं बीज दर एवं बीजोपचार की।
तो इसमें जो है अनुशंसित मात्रा में ही बीज की मात्रा भी हमें डालनी पड़ेगी। जैसे कि हम बात करें चने में 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, यानी 1 बीघा में करीब 20 किलो बीज ही डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की एक चीज और जरूरी है कि जो भी किसान भाई बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, उसके पहले वो बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार के लिए या तो ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या फिर कार्बेंडाजिम या थायरम जो आता है वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हमें लगाना चाहिए। चने में एक चीज का और ध्यान रखें, अगर किसान भाई अमोनियम मोलिब्डेट के 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार के समय उपयोग कर लेते हैं तो वो 20 से 25% अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसका जरूर ध्यान रखें। ये अभी अनुशंसा बिल्कुल नई है, कृषि महाविद्यालय इंदौर के द्वारा और कृषि महाविद्यालय सीहोर के द्वारा इसका अनुशंसा की गई है। तो ये बीज उपचार हो जाएगा। बीज उपचार के बाद हमें फसल में जो है बोना है चने को। समुचित नमी में सीड ड्रिल के द्वारा ही बुवाई करना चाहिए। खेत में नमी कम हो तो बीजों को नमी के संपर्क में लाने के लिए बुवाई गहराई में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए बीज की बुवाई करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं जो कि फसल से पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों को भी आमंत्रित करते हैं। तो किसान भाई समय समय पर इन खरपतवारों की निदाई गुड़ाई कर खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें एवं रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन नामक दवा की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के 3 दिन के अंदर ही छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर पहली सिंचाई बुवाई के 45 दिन बाद करें तथा दूसरी सिंचाई बुवाई के 75 दिन बाद कर देनी चाहिए, जिससे फसल से भरपूर उत्पादन की प्राप्ति होती है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अगेती धान की फसल इस समय अपनी परिपक्व की अवस्था में है और कहीं ना कहीं तो इसकी कटाई का काम भी शुरू हो गया है। तो किसान भाइयों, धान की कटाई करने से पहले और बाद में आप कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं जिससे कि धान की गुणवत्ता बनी रहे और इसका बाजार में अच्छा भाव मिले, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विशेषज्ञ S.A. रब्बानी से। जैसा कि अभी खरीफ का मौसम, आप लोग जो धान लगाए हैं, जो अर्लियर लगा दिए होंगे, तो अब लगभग परिपक्वता के स्टेज में होगा। और अक्सर देखा जाता है कि इस स्टेज में अगर थोड़ा किसान भाई सावधानी नहीं बरतते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो काफ़ी मात्रा में जो है आपका जो है यील्ड पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप जिसका आप परिपक्वता हो गया है, उसको सबसे पहले आप देखें खेत में कि उसका दाना अगर आप तोड़ के मुंह में डालें, अगर कट से आवाज़ आती है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि अब हमारा काटने का समय इसका हो गया है। दूसरा है कि उसका स्पाइकलेट्स और पेडिकल्स जो होता है वो बिल्कुल उसका जो स्ट्रॉ होता है उस कलर का हो जाता है, तो ये भी समझा जाता है कि हमारा जो है धान परिपक्व हो गया और इसका अब कटाई होनी चाहिए। इसके पहले हम लोग कुछ सावधानी देखते हैं कि काटने से पहले 10 से 15 दिन जो है उस खेत में पानी जो है निकाल देना चाहिए ताकि काटने में असुविधा नहीं हो। और उसके बाद अगर हम लोग टाइमली, अगर इस तरह का मैच्योरिटी हो जाता है, अगर टाइमली हम लोग उसका नहीं काटते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि
खेत में बहुत सारे चूहे का प्रकोप हो जाता है उस समय, और जिससे उसका नुकसान होता है। दूसरा है कि बर्ड्स, चिड़िया वगैरह जो है उसको भी नुकसान करती है। तीसरा, ज़्यादा परिपक्वता होने के बाद उससे दाना झड़ने लगता है, उससे भी लॉस होता है, और कुछ कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप हो जाता है। तो किसान भाई, आप जहां परिपक्वता का आप देख जांच कर लें, उसमें कम से कम जो है 20% नमी होनी चाहिए, तो आप उसका कटाई जो है समय पे कर लें। उसके लिए अक्सर जो है हमारे माने जो प्रचलन है उसमें मैनुअल हंसुआ जो होता है उससे काटा जाता है। अगर बड़ा प्लॉट है तो उसमें आप जो है मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और काटने के बाद एक विशेष और ध्यान देना है कि काटने के बाद आप जो है फसल को वही खेत में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि उसका नमी जो है वो उसमें से उड़े और वो सूखे। उसके बाद ही उसको खेत से बंडल बनाकर फिर जो है अपने खलियान में लाएं और उस पे आप थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग का भी कई तरह का है कि अब बहुत लोग मैनुअल करते हैं, पीट के करते हैं या थ्रेसर से करते हैं, तो आपकी जो सुविधा उपलब्ध हो उससे करें। दूसरी विधि है तख्ते पर पीटकर बालियों से दानों को मड़ाई करते हैं। तीसरी विधि है ट्रैक्टर चलाकर अथवा पैडी थ्रेसर के द्वारा दाने को पुआल से अलग कर लेते हैं। इसके बाद दानों की सफाई विनोवर या तेज हवा में ओसाई करके किया जाता है, ताकि दानों से अवशेषों को पूर्ण रूप से अलग कर सकें, और सफाई उपरांत धूप में अच्छी प्रकार से फैलाकर सुखाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि भंडारण योग्य दानों में 10 से 12% नमी रह जाए, अन्यथा इसमें कीड़े मकोड़ों के आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। भंडारण करने के लिए भी अक्सर देखा जाता है कि लोग जो बोरा जो में जिसे गन्नी बैग करते हैं उसमें भरते हैं, तो उसको स्टेरलाइज नहीं करते हैं। तो उसको लिए भी उसको या तो जनरल है कि उसको अच्छा बैग हो, फटावा नहीं हो, और उसको धूप में जो है उसको सुखाएं, और किसी भी इंसेक्टिसाइड से उसको जो है आप स्टेरलाइज कर लें, ताकि उसमें जो है स्टोर करने में कोई कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं हो। अगर इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो आपका उपज भी अच्छा होगा, ईल्ड अच्छा मिलेगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत खाली होने पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो सरसों, स्वीट कॉर्न एवं बरसीम की बुवाई करें। तिल, मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्मों की समय पर कटाई करें। पत्ता गोभी एवं फूल गोभी की पौध तैयार करें। सब्जी वाली फसलों में से खरपतवार निकालकर उर्वरकों का प्रयोग करें तथा उसके बाद सिंचाई करें। किसान भाई आगामी रबी फसलों के लिए उन्नत बीज एवं आदानों की समुचित व्यवस्था करें, जैसे पूर्ण सिंचित गेहूं की किस्में JW 1203, JW 1215, HI 1644 तथा अर्ध सिंचित की उन्नत किस्में JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531, HI 1631 तथा असिंचित किस्में जैसे JW 3288 तथा JW 3173 आदि के बीजों की व्यवस्था करें। चने की उन्नतशील किस्में जैसे JG 130, JG 11, JG 315, JG 16,
जाकी 9218 तथा सरसों की उन्नतशील किस्में इस प्रकार हैं। बरसीम की उन्नतशील किस्में इस प्रकार से हैं। जई की अधिक उत्पादन वाली किस्में इस प्रकार हैं। काबुली चना की उन्नतशील किस्में काक 2 तथा JG1 आदि के बीजों की व्यवस्था करें तथा मसूर की उन्नतशील किस्में RVL 31, JL 2 आदि किस्मों का चयन करके बुवाई करें। टमाटर, मिर्च, बैगन, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी आदि रबी मौसम सब्जियों की नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। प्याज के लिए किसान उन्नत किस्म का बीज एवं खाद की व्यवस्था कर नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। आलू की खेती के लिए बुवाई प्रारंभ करें। लहसुन की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करें एवं खेत की तैयारी कर बुवाई करें। अदरक एवं हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब दवा की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्ची, बैगन, टमाटर आदि सब्जियों में फल एवं तना भेदक कीट के लिए ट्राइजोफॉस 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मालीपुरा, जिला रतलाम के कृषक गणेश कुमार ने। यह अमरूद के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो गणेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अमरूद कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिससे हमारा उत्पादन 30 से 40% तक घट जाता है। अगर हम कीट नियंत्रण की समस्या का निवारण कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे किसानों को अमरूद की अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो इसमें एक जो है वो आती है फल मक्खी। फल मक्खी को हम सोन मक्खी के नाम से भी जानते हैं। इसको सबसे पहले हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जब हम अमरूद का फल देखें, अगर साइड से वो दबा हुआ और कत्थई ब्राउन कलर का हमें दिखाई देता है और हल्का पिचका हुआ दिखाई देता है तो उसमें हमारा फल मक्खी का प्रकोप आ गया है। फल मक्खी जब फूल आने की अवस्था होती है उस समय पे फल मक्खी हमारी जो फूलों की अवस्था होती है उसमें अंडे देना प्रारंभ कर देती है। जब फूल से फल बनता है तो धीरे धीरे फल मक्खी के लार्वा उस फल में अंदर चले जाते हैं और चलने के कारण धीरे धीरे पूरे फल को अंदर ही अंदर सड़ा करके नष्ट कर देती हैं। जब फल पक करके तैयार होता है तो उसमें लार्वा, प्यूपा और अंडे उसमें उपस्थित रहते हैं। तो फल मक्खी के प्रकोप के लिए जिन शाखाओं के फलों में फल मक्खी का प्रकोप हो गया है उन्हें तोड़ करके नष्ट कर दें। जो फल मक्खी है, फल मक्खी को रोकने के लिए एक प्रपंच बनाया गया है जिसे हम नर प्रपंच कहते हैं। नर प्रपंच एक ऐसा प्रपंच है जो फल मक्खी को रोकने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है और उससे क्या होगा, जो हमारे नर कीट हैं वो उसकी ओर आकर्षित होंगे और इकट्ठे होने के बाद हम नरों को मार करके नष्ट कर दें। इस प्रकार फल मक्खी से हम आसानी से बचाव कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी भयंकर समस्या आती है हमारी मिलीबग की समस्या। मिलीबग धीरे धीरे भयंकर रूप ले रही है। इसमें मिलीबग जो होती है वो काले रंग की और सफेद रंग की प्रायः होती है और ये गुच्छों के रूप में जिस प्रकार मखमल बिछी हुई हो इस प्रकार पत्तियों पर इकट्ठी बैठी हुई दिखाई देती है और बैठी हुई दिखाई देने के साथ साथ ये धीरे धीरे रस चूस चूस करके पौधे को और पत्तियों को सुखाना प्रारंभ कर देती है। जब ये रस चूसना प्रारंभ करती है तो उससे हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसके बचाव के लिए सबसे पहले हमें एक एल्काथिन बैंड आता है 400 गेज का, उसको हम अगर तने पे चढ़ा देंगे उससे क्या होगा, जो भी हमारा इंसेक्ट होगा वो तने पर नहीं चढ़ पाएगा। एल्काथिन बैंड के माध्यम से भी इसे रोका जा सकता है। इसके अलावा जिस टहनी या जिस पेड़ में इसका प्रकोप अत्यधिक बढ़ा हुआ है मिलीबग का, उसको हम
काट के नष्ट कर सकते हैं। या डाइक्लोरोवास दवाई आती है 0.05 के हिसाब से 2 ml दवाई प्रति लीटर घोल बना करके भी इसमें हम स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार मिलीबग की समस्या से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तीसरी समस्या आती है जो हमारी छाल खाने वाली इल्ली या तना खाने वाली इल्ली होती है। जो इल्ली है वो पेड़ों में जाकर के और जो छाल होती है हमारी उसमें अंडे देना प्रारंभ कर देती है और धीरे धीरे वो दिन के समय सुसुप्त अवस्था में रहती है और रात्रि के समय वह सक्रिय हो जाती है और धीरे धीरे वो तने को खाना शुरू कर देती है। जब हम तने को पास से जाकर गौर से देखेंगे तो तने में हमारे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिसे हम तना भेदक या तना छेदक इल्ली के रूप में भी जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंजेक्शन के माध्यम से हम जो हमारी डाइक्लोरोवास दवाई आती है उसका 2 ml लीटर के हिसाब से घोल बना करके तनों के छेदों में इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो मिट्टी का तेल आता है उसको भी हम इंजेक्शन के माध्यम से या रुई के फोए के माध्यम से उसमें अंदर प्रवेश करा सकते हैं, जिससे वहाँ जो हमारी इल्लियां हैं और अंडे हैं वो नष्ट हो जाएं और ऊपर से उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाए। इसके अलावा पतली पिन या तार के माध्यम से भी हम छेदों में डाल करके उन इल्लियों को नष्ट कर सकते हैं। अब इसमें समस्या जो आती है सबसे ज्यादा आती है वो आती है विल्ट की समस्या। विल्ट की समस्या जब मिट्टी का पीएच मान अगर 7.5 से अधिक होगा तो उसमें विल्ट की समस्या आएगी। विल्ट की पहचान यह होती है कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे झड़ने लगती हैं, पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। एक पौधे से यह रोग दूसरे पौधे में और दूसरे से तीसरे पौधे में और तीसरे से चौथे पौधे में। इस प्रकार पता चलता है कि धीरे धीरे हमारा पूरा जो बाग है अमरूद का वो विल्ट की समस्या से जकड़ गया है और नष्ट हो गया है। इसकी समस्या को निवारण के लिए जो हमारे विल्ट ग्रसित पौधे हैं उनको उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। अगर किसी टहनी में या किसी डाल में अगर सूखा रोग लगा हुआ है तो उसको काट करके उसे गाड़ करके जमीन में या जला करके उसको नष्ट कर देना चाहिए। अगर हम इसकी समस्या का निवारण कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे किसानों को अमरूद की अच्छी फसल प्राप्त होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लंबी अवधि की धान को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। अदरक और हल्दी की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।